प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बड़े मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद भाजपा को एक्सपोज कर रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह अधिकार रह जाता है यह कहने का कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है? मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहने का अधिकार रह जाता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। बड़ा सवाल यहां पर यह दोस्तों कि मोदी सरकार के दो बड़े मंत्री और उनकी जो ताजा बयानबाजी सामने आई है वो खुद भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक्सपोज कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर जो दोहरे मापदंड है, दोहरे बोल हैं, वो साफ तौर पर सामने आए हैं। मगर दुख की बात यह है दोस्तों, जनता को गोदी मीडिया यह हकीकत नहीं दिखाएगा। और साथ ही में दुख की बात यह भी कि कई लोग हकीकत देखने के बाद आंखों पर धर्म का चश्मा लगा लेते हैं। जी हां, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी के तौर पर 2014 और उसके बाद 2019 को लाया गया था, आज खुद प्रधानमंत्री अपने आप को कटघरे में रख रहे हैं अपने दोहरे बोल की वजह से। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया। मुद्दा था ऑरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी। कौन शरत रेड्डी? ये वो शख्स हैं दोस्तों जो सरकारी गवाह बने और इनकी गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इत्तेफाकन ये वो शख्स हैं यानी कि शरत चंद्र रेड्डी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुप्त चुनावी चंदे के तौर पर करीब 50 से 60 करोड़ रुपए दिए। इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री अमित शाह कई मोर्चों पर गलत बयानी करते हैं। उनकी आलोचक ये कह रहे हैं कि अमित शाह साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं, और उनके इस झूठ को, इनके इस कथित झूठ को आम आदमी पार्टी ने भी एक्सपोज किया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते क्या हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बेल पर रिहाई के 6 महीने बाद शरत रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं, यानी कि सरकारी गवाह बन जाते हैं, और उस गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल पर केस होता है। सरासर गलत दोस्तों। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, शरत रेड्डी मई 2023 में बेल पर रिहा होते हैं और उसके ठीक 1 महीने बाद वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। बड़ा सवाल यह कि अमित शाह गलत बयानी क्यों कर रहे थे इंडिया टुडे को दिए गए इस इंटरव्यू में? अमित शाह यह भी कहते हैं कि भाई जो अप्रूवर बन गया है उसने एक तरह से अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो बड़ा सवाल यह कि जिसने गुनाह कबूल कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी उससे 50 करोड़ रुपए ले रही है। सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भाई हमारी जो मध्य प्रदेश की भाजपा इकाई है उन्होंने पैसे लिए, शरत चंद्र रेड्डी को ये पैसे नहीं देने चाहिए थे। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है उसने आपको पैसे दे दिए और आप ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं देने चाहिए थे। तो बतौर गृह मंत्री आपने क्या एक्शन लिया? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से घिरा है उससे पैसे क्यों लिए? क्योंकि मुद्दा सिर्फ शरत चंद्र रेड्डी का नहीं था, ढेरों मिसालें थी। मगर सबसे पहले दोस्तों, आम आदमी पार्टी किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रख रही है, आइए देखते हैं इस क्लिप में। पहले आप देखेंगे इंडिया टुडे का वो इंटरव्यू और उसके बाद आप देखिएगा उसके जवाब में संजय सिंह क्या कहते हैं। वो शरत रेड्डी जो हैं, जो कि ऑरबिंदो फार्मा के अप्रूवर के बाद वो जो बॉन्ड खरीदते हैं केवल बीजेपी का, अगर इन तीनों चीजों को जोड़ दिया जाता है तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा प्रेशर पड़ा कि वो अप्रूवर बन गए, उसके बाद सारी फंडिंग केवल बीजेपी को? क्या डील हो गई? अप्रूवर बन गए, अप्रूवर बनने से तो गुनाह कबूल करना पड़ता है राहुल।
कानून का स्टेटस आपको मालूम नहीं। पहले जेल में थे, अब छूट गए। पहले छूट गए थे, बाद में अप्रूवर बने। नहीं, वो तो डील हुई ना, इसलिए छूटे। नहीं, डील नहीं हुई है, पहले छूट गए थे वो तो। कब के? इसके 6 महीने बाद अप्रूवर बने सर। पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं, 6 महीने बाद अप्रूवल नहीं बने। जब उनको बेल हुई 8 मई को और 2 जून को वो अप्रूवल बने, तो 6 महीने कहाँ हो गया भाई? जब पूरे दुनिया को पता चल गया और खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि अप्रूवल बनने का मतलब होता है गुनाह कबूल करना, तब 8 नवंबर 2023 को आपने 50 करोड़ रुपए कैसे लिया? ये डिटेल है, इसको चेक कर लीजिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल। तो अब तो आपसे जरूर पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा तो आपने तब लिया जब उसने गुनाह कबूल कर लिया। तो आज हम आपके सामने अमित शाह के 3 बयान रखने वाले हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के 3 बयान, और उन तीनों बयानों की हकीकत एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सबसे पहले अमित शाह कहते हैं रिहाई के 6 महीने बाद अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बने, जबकि हकीकत यह है कि रिहाई के 1 महीने बाद शरत रेड्डी बन गए सरकारी गवाह, यानी रिहाई मई में, अप्रूवर बने जून में। दूसरी बात, अप्रूवर बनना यानी गुनाह कबूल करना। तो सवाल मेरा यह कि आखिर गुप्त चुनावी चंदा क्यों लिया? तीसरी बात, शाह बोलते हैं मध्य प्रदेश इकाई ने पैसे लिए, पैसे शरत रेड्डी को नहीं देने चाहिए थे। बड़ा सवाल ये, आप गृह मंत्री थे, आपने क्या किया? क्योंकि उसी व्यक्ति के बयान के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ये सवाल हैं और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। दुख की बात यह है दोस्तों कि जिस गुप्त चुनावी चंदे को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था, जिस गुप्त चुनावी चंदे को असंवैधानिक करार दिया था, अब निर्मला सीतारमण यह कह रही हैं कि हम दोबारा सत्ता में जब आएंगे तो इसे दोबारा लेकर आएंगे। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, देश के गृह मंत्री साफ तौर पर टेलीविजन पर गलत बयानी कर रहे हैं। उनके बयानों में जो गलत बयानी है, जो कथित झूठ है, वो साफ तौर पर दिख रहा है, मगर अब भी कुछ लोगों ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। जिस मुद्दे पर आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, बड़ा सवाल यह, उस गुप्त चुनावी चंदे की स्कीम को दोबारा लाने की बात निर्मला सीतारमण क्यों कर रही हैं? इस मुद्दे पर कांग्रेस ने करारी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश? आपकी स्क्रीन पर जयराम रमेश कहते हैं अब वे लूट जारी रखना चाहते हैं। अगर वे जीते और इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से लेकर आए तो इस बार कितना लूटेंगे? आप जानते हैं, जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तब कटघरे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी कि उसने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया। कटघरे में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, कटघरे में सिर्फ गोदी मीडिया नहीं होगा जिसने आप तक हकीकत नहीं पहुंचाई। कटघरे में आप होंगे, इस देश की जनता, जिसके सामने तमाम हकीकत थी, मगर आप लोग आंख बंद करके तमाशा देखते रहे। क्यों? क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक यह समझा दिया था कि अगर हम सत्ता से चले गए तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। 2014 से पहले वो सत्ता में नहीं थे दोस्तों, हिंदू मुसलमान खुश होकर रह रहे थे, हिंदू खतरे में नहीं था। इस देश के कानून के अंतर्गत लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी, व्यवस्था में, सिस्टम में लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी, मगर उसकी वजह सिर्फ धर्म नहीं हुआ करता था। हिंदू कभी खतरे में नहीं था। 2014 से पहले आपने कभी यह नारा नहीं सुना दोस्तों। और यह नारा क्यों दिया गया? यह नारा इसलिए दिया गया ताकि इस तरह के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा सके। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जो अशोक चव्हाण जिन पर आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 5 साल पहले करारा हमला बोला था, अब प्रधानमंत्री खुलेआम उन्हें महाराष्ट्र के लिए सौगात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अशोक चव्हाण अब मेरी टीम में आ गए हैं तो अब न जाने क्या से क्या हो जाएगा। याद कीजिए, आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने अशोक चव्हाण के बारे में क्या कहा था, सुनते हैं। अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? और बेशर्मी तो देखो, बेशर्मी की हद तो देखो। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कानूनन उनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है।
क्या कांग्रेस पार्टी का ये कानून है कि ऐसे लोगों को आप टिकट दें? और अब हाल ही में उन्होंने चुनावी रैली की थी, ध्यान से सुनिएगा। अपने इस भाषण में वो अजीत पवार की बात कर रहे हैं, वो अजीत पवार जिनके खिलाफ एजेंसीज केस वापस ले रहे हैं, वो अजीत पवार जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अजीत दादा चक्की पीसेंगे, आन पीसेंगे। आज वो अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अशोक चव्हाण जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने सुना आपने क्या कहा था, अब वो क्या कह रहे हैं, सुनिए अशोक चव्हाण के बारे में, सुनते हैं। करना पड़ा आपको इस स्थिति से निकालने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। यहां एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी मिलकर किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और अब तो एक क्षेत्र में और खुशी की बात है, अशोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी डर नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी पोल खुल चुकी है। सुनिए टाइम्स नाउ नव भारत के एक इंटरव्यू में देश की वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि हमारे पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी आए उसका स्वागत है। लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि जिनके खिलाफ केसेस भी दर्ज हैं, तो देश की वित्त मंत्री कहती नहीं कोई बात नहीं, उन्हें आना है आने दीजिए। इतनी बड़ी बात देश की वित्त मंत्री ने कर दी, मगर आप कहीं पर डिबेट में सुनते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कोई छुटभैया नेता कुछ बात कह देता है तो कितना बवाल होता है। आपको याद है कि आप भूल गए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था, सुनते हैं। BJP's value systems and the way in which the party runs under certain leadership continue. I don't think there is ever a compromise on that. So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. बताइए दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब मंच पर बैठकर देश की वित्त मंत्री जिनके हाथ में देश की अर्थव्यवस्था है वो भ्रष्टाचार को जायज ठहरा रही हैं। आपने कब देखा है जब देश के प्रधानमंत्री खुलेआम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ बिठाकर कह रहे हैं कि ये मेरी ताकत है। आपने कब देखा कि देश के गृह मंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलेआम कथित झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने बाकायदा आपको प्रमाण पेश किए दोस्तों। अब भी आंखें मूंदे रहेंगे आप, अब भी इस पर आप गौर नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया तो लगातार उनके पार्टी के नेताओं को यातनाएं दी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी यह मुद्दा उठा रहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो कि शुगर के गंभीर मरीज हैं, उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। सुनिए उनके वकील क्या कहते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो शुगर का लेवल है, जब ये 250 ऑनवर्ड्स 200 ऑनवर्ड्स बढ़ जाता है तो इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है। जब ये रिक्वायरमेंट है कि ताकि उनका शुगर लेवल नीचे जाए, तो फिर किस बात की जो है देरी की जा रही है, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई साजिश चल रही है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है कि उनके हेल्थ को जो है डिटोरिएट किया जाए ताकि जो है वो इश्यूज क्रिएट हों। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि वो जुडिशियल रिमांड में है, हमने जज साहिबा के पास एक एप्लीकेशन मूव करके ये डिमांड करी है कि जो रेगुलर प्रैक्टिशनर जो उनको देख रहे हैं उनके साथ उनको कंसल्ट करने का मौका दिया जाए, उनसे कंसल्टेशन की जाए और जो इंसुलिन की डोजेज जो रिक्वायरमेंट है जो इन्होंने डिनाई किया हुआ है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को यह मारने की साजिश है। क्या सौरभ भारद्वाज के इस बयान पर विश्वास किया जा सकता है? बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं वो, सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये कह रहे हैं हमारे यहां स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या
डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, जेल प्रशासन का यह कहना है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है। उनका शुगर या उनका डायबिटीज इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें इंसुलिन देने की जरूरत है। जेल प्रशासन का यह कहना है कि इससे पहले वो इंसुलिन लिया करते थे, मगर एक अरसे से उन्होंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर खुद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्हें इंसुलिन की जरूरत है, तो क्यों नहीं दिया जा रहा उन्हें इंसुलिन? मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, कल को कुछ अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस बात की पूरी वैज्ञानिक डॉक्टरी परख हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं है? क्या यह दावा किया जा सकता है पूरे आत्मविश्वास के साथ? क्या अरविंद केजरीवाल पर इसलिए निशाना साधा जा रहा है? क्या राहुल गांधी पर इसलिए निशाना साधा जा रहा है क्योंकि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि वो गुप्त चुनावी चंदे का मुद्दा उठा रहे हैं? सिर्फ पिछले 2 दिनों के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के मैंने आपके सामने पेश किए और इस मंच पर मैंने आपको न जाने कितनी बार बताया है कि भ्रष्टाचार को लेकर गुप्त चुनावी चंदा आजाद भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मामला है जिसकी तह तक जांच होनी चाहिए थी। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए दोस्तों, मैंने ये शो किया था बाकायदा आपके सामने और इस शो में मैंने आपको एक बहुत अहम बात बताई थी। मैंने आपको बताया था कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम जो है वो नीलामी के जरिए दिया जाना चाहिए, सरकारी आवंटन के जरिए नहीं, शासकीय आवंटन के जरिए नहीं। उस वक्त भाजपा ने इसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया था, 2G घोटाला बताया था। मगर करीब 11 साल बाद यानी 2023 को भारतीय जनता पार्टी भारतीय एयरटेल को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम यानी उपग्रहों से मिलने वाली जो ब्रॉडबैंड सेवा है वो बगैर नीलामी के दे रही है। जमीन तैयार की जा रही है वन वेब को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम देने की। मैंने बाकायदा इस मुद्दे पर रिपोर्ट की थी। आपको याद है कि आप भूल गए? बड़ा सवाल ये कि अब यह भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि भारतीय एयरटेल ने भारतीय जनता पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए थे गुप्त चुनावी चंदे में। रॉबर्ट वाड्रा जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं, उनके लैंड डील को लेकर डीएलएफ कटघरे में थी, मगर डीएलएफ ने भारतीय जनता पार्टी को दिए 150 करोड़ रुपए। अब तक लैंड डील को लेकर, जमीन के घोटाले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। यह क्या बतलाता है दोस्तों? बार बार यह प्रमाणित हो रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। कहीं आप भारतीय एयरटेल को उपग्रहों से मिलने वाली स्पेक्ट्रम देने की जमीन तैयार करते हैं 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करके, जिस 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया था, आज 11 साल बाद आप वही कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। यह सवाल पूछेगा कौन दोस्तों? और मैं चुनौती देता हूं, ये जो तमाम सवाल मैंने पूछे हैं इनमें से एक भी सवाल को गलत साबित कीजिए तथ्यों के आधार पर। मगर हकीकत यह है दोस्तों, इस देश की जनता ने तथ्यों पर सोचना छोड़ दिया है, विच आई फील इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। अविजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।